हमारे देश में वन फेज जो सप्लाई यूज होता है वो 220 वोल्ट्स होता है। देखिए कोई लोग 220 बोलते हैं या 230 बोलते हैं या 240 तक भी बोलते हैं। सो इन जनरल 220 से लेके 240 वोल्ट्स तक होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 220 वोल्ट बोल रहे हैं तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है इन जनरल कि जब वन फेज 220 वोल्ट होता है तो जब हम थ्री फेज सप्लाई की बात करते हैं तो वो 440 वोल्ट कैसे होता है। ओके, थ्री फेज सप्लाई 440 वोल्ट कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि व्हाई थ्री फेज एसी सप्लाई इज 440 वोल्ट्स। अब देखिए पहले हमको थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। ओके, लाइन वोल्टेज या टू फेज सप्लाई क्या होता है। तो सिंपली देखो जो थ्री फेज सप्लाई होता है वो ओके जो थ्री फेज उसमें यूज होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होते हैं। मतलब किसी भी दो फेजेस का जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है। अगर फेज 1 0 डिग्री पे रहेगा तो फेज 2 120 पे रहेगा और तीसरा 240 पे रहेगा। अगर हम चेक करें किसी भी दो फेजेस को, चाहे फेज 1 या फेज 2 ले लें या फेज 2 या फेज 3 ले लें या फेज 3 या फेज 1 ले लें, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा या एंगल का जो डिफरेंस होता है वो 120 होता है। किसी भी दो में 120 होता है। चलिए फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। ये जो है वोल्टेज जो एक्चुअली वोल्टेज डिफरेंस होता है। हम दो पॉइंट के बीच के वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो फेज वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है। सो इट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल पॉइंट। देखो इनमें से कोई भी एक फेज ले लें और उसके साथ में न्यूट्रल ये दूसरा पॉइंट, तो इन दो के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। सिंपल, ठीक है। सो अब देखिए हम यहाँ पे सिंपल ये समझ गए थ्री फेज जो सप्लाई सिस्टम होता है उसमें थ्री फेजेस होते हैं। हर दो फेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो जो है 120 होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो थ्री फेज सप्लाई है वो 440 कैसे हो रहा है। जब वन फेज 220 हो रहा है तो थ्री फेज हमारे हिसाब से होता है कि 660 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 660, लेकिन ऐसे नहीं होता। हम क्या लिखते हैं 440। थ्री फेज सप्लाई 440 ये वाला सिस्टम हम जनरली लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमको दो फेज का वोल्टेज कितना होता है। तो दो फेज का वोल्टेज जो है देखो फिर से यही है कि ये वोल्टेज डिफरेंस है। दो फेज के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज। तो क्या होता है कि इट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू फेजेस। इन दो फेज के बीच के वोल्टेज को, इन दोनों के डिफरेंस को हम जो है लाइन वोल्टेज या टू फेज वोल्टेज बोलते हैं। लाइन वोल्टेज या टू फेज, आप चाहे VPH 1-2 ले लो या 1-3 ले लो या 2-3 ले लो, तो वो होता है ओके टू फेज वोल्टेज। अब देखिए इसको समझने के लिए हमको जो है ना वेक्टर एडिशन ओके इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पहले सिंपल वेक्टर एडिशन क्या होता है देख लें। सपोज ये आपके पास दो वेक्टर्स है, दिस इज वेक्टर ए बार, दिस इज वेक्टर बी बार, और इनके बीच में एंगल है थीटा। इनके बीच में एंगल है थीटा। अब देखिए वेक्टर एडिशन जो है ना ये हमारी जो रेगुलर एडिशन होती है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। रेगुलर एडिशन उसको हम स्केलर एडिशन बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड वाली एडिशन। सिंपल, जैसे अगर हमारे पास 2 + 3 5 बोल रहे हैं तो ये स्केलर एडिशन हो गई। अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं होगी। यहाँ पे उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसका भी रोल होता है, ये उस पर भी डिपेंड करती है। सो चले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका हम जो है ना एडिशन कैसे करते हैं। तो ग्राफिकली बहुत आसान है। हम यहाँ से जो है पैरेलली ये वेक्टर के अराउंड में लाइन एक्सटेंड कर रहे और ए वेक्टर से हम जो है बी वेक्टर के पैरेलली ये एक्सटेंड कर लें तो इससे आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। इसको हमने लिखा कि भाई ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको क्या लिख दिया हमने, इट इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर बार। तो आर बार अगर हम वेक्टर एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे दिस इज ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। देखिए अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम जो है ना
ये एडिशन लिख दिया। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्शन में ये ए बार सॉरी आर बार इज इक्वल टू ये ए बार माइनस बी बार। तो देखो इसको भी हम एडिशन वाले फॉर्म से करते हैं। कैसे करेंगे? देखो ए बार प्लस इसको हम माइनस बी बार करेंगे। इसको क्या करेंगे? माइनस बी बार, मतलब इसका हम जो है ना ये निगेटिव वाला, दिस इज प्लस बी बार, दिस इज माइनस बी बार, तो इनका हम जो है ना वेक्टर एडिशन, ये जो है इससे आ जाएगा। आप शॉर्ट में समझ ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट वाला लेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। चले अब देखिए ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अब इसको जो है मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बनता है, ओके, मैथमेटिकली, चले यहां पे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ओके। यहां पे हम लिखते हैं दिस आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। तो ये ग्राफिकली, ये मैथमेटिकली, ठीक है। अब इसी को हम यहां यूज करते हैं। हमको इन दोनों फेज वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए, टू फेज वोल्टेज। तो हमने क्या किया? इसको निगेटिवली ड्रॉ किया। दिस इज वी आर हैविंग माइनस VPH2, ये प्लस VPH2, ये माइनस VPH2। अब हमने क्या किया? इसके एंड से इसके पैरेलली देखो एक लाइन ड्रॉ की, और इसके एंड से इसके पैरेलली लाइन ड्रॉ की। तो ये हमको जो है ना ग्राफिकली इन दोनों का डिफरेंस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अच्छा एक बात और देखे भाई, ये जो निगेटिव माइनस VPH2 और VPH है, इनके बीच में एंगल कितना आया है? 60 आया है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, अंडर रूट, या यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखो, चलो R बार इज इक्वल टू हमने लिखा VPH1 बार माइनस, ओके, VPH2 बार, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VPH1 बार प्लस माइनस ऑफ VPH2 बार, ओके। और इस R बार को हम लिख सकते हैं VPH12, किसका रिजल्टेंट है ये? VPH12 लिख सकते हैं, ठीक है, VPH12 लिख सकते हैं। ये लिख दो इसको, दिस इज नथिंग बट VPH12 जो रिजल्टेंट है। अच्छा अब जो है यहां पे आप देख लो कि ये जो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे दिस VPH12 ये हमको मैग्नीट्यूड दे रहा है डायरेक्टली, सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हमने लिख दिया VPH1 स्क्वायर प्लस VPH2 स्क्वायर प्लस 2 VPH1 इंटू VPH2 cos 60 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब देखिए VPH1 2 3 इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप सिंपली यहां लिख सकते हैं VPH12 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये VPH1 ओके VPH हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ये भी VPH, प्लस 2 VPH1 VPH2 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा VPH स्क्वायर cos 60 हो जाएगा 1/2, ये 2 कैंसल, इसको आप सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट √3 VPH। तो ये जो टू फेज वोल्टेज है VPH12 वी हैव गॉट √3 VPH। अब देखिए ये जो फेज वोल्टेज है, टू फेज वोल्टेज ये हम लिखते चलेंगे। अगर वन फेज वोल्टेज, ओके, अब यहां पे जो है ना 3 पॉसिबिलिटी है कि वन फेज वोल्टेज, चले पहले ऐसे लिखते हैं कि वन फेज वोल्टेज और टू फेज वोल्टेज। देखो अगर ये √3, इसको अगर मैं 220 ले लेता हूं तो ये लगभग 380 वोल्ट्स आ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि भाई आप इसको जो है ये 220 भी ले सकते हैं, 230 भी ले सकते हैं, 240 भी, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा 380 वोल्ट, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 400 वोल्ट, और ये आ जाएगा 415 वोल्ट्स। तो ये सिंपली डिपेंड कर रहा है कि हम जो है वन फेज क्या ले रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज आया ये क्या आया है? ये आया है टू फेज वोल्टेज, ये सारे क्या है? टू फेज वोल्टेज। लेकिन बात अभी भी वहीं रुकी है कि भाई थ्री फेज कैसे 440 हो रहा है। देखो थ्री फेज सिस्टम का नाम है
थ्री फेज सिस्टम का नाम है। हम तीनों फेजेस के बीच में वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, एक टाइम पे किसी दो फेजेस के बीच में ही वोल्टेज मेजर करेंगे। तो ये जो है किसी भी दो फेज के बीच का वोल्टेज है। अगर वन फेज 220 ले रहे तो ये आएगा, 230 लेंगे तो 400 आएगा, 240 लेंगे तो 415 आएगा। बट स्टिल इनमें से कोई भी इसको मैच नहीं कर रहा है, इसमें से कोई भी इसको मैच नहीं कर रहा। तो एक्चुअली ये थ्री फेज सिस्टम में हम जो सप्लाई लेते हैं वो टू फेज का ही लेते हैं, मेजर करेंगे तो किसी दो फेज के बीच में, तो हमारे पास यही आएगा। अब 440 किस तरह से आ रहा है, देखिए जब भी हम जब भी जो किसी जनरेशन प्लांट पे वोल्टेज जो है जैसे या एनर्जी जो है जनरेट कर रहे हैं, जनरेट मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे क्या करते हैं, ये जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है इससे ज्यादा जो है प्रोड्यूस करते हैं, इससे ज्यादा जनरेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जनरेशन पे एक्चुअली 440 वोल्ट जनरेट किया जाता है किसी पावर प्लांट पर या किसी जो है जनरेशन प्लांट पर। कितना होता है, जो दो फेज के बीच का वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं वो 440 वोल्ट तक जनरेट करके लेते हैं। अब क्यों ज्यादा ले रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट तो इस जैसी है, फिर ये 440 क्यों कर रहे हैं। 440 करने की वजह है कि भाई जनरेशन प्लांट या पावर प्लांट से जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है तो वो तो काफी दूर रहेंगे, जैसे हो सकता है अभी 50 किलोमीटर दूर सप्लाई कर रहे हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर सप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो ट्रांसमिट कर रहे हैं जनरेशन प्लांट से जो यूज करने वाला एरिया जगह है, तो वहां पे ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है ट्रांसमिशन में क्या होता है, डिग्रेड या ड्रॉप होता है। तो वो ड्रॉप इससे नीचे ना चले जाए, डिग्रेड होते होते जो है इसके नीचे ना चले जाए। ओके, तो अगर यही वोल्टेज वहां पे जनरेट होगा तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, तो पहले ही थोड़ा बढ़ के जो है जनरेट किया जाता है ताकि ड्रॉप होने पे कम से कम वो इस रेंज में रहे। सो ये जो 440 वोल्ट है वो इस रेंज में ड्रॉप होने के बाद, ट्रांसमिशन में वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद एटलीस्ट वो इस रेंज पर पहुंचे, इसकी वजह से जो है वहां पे जनरेशन में 440 वोल्ट जो है जनरेट किया जाता है। तो ये एक्चुअल जो है रीजन है कि भाई व्हाई दिस थ्री फेज सप्लाईज 440 वोल्ट्स। एक्चुअली टू फेज का ही वोल्टेज है, टू फेज का ही वोल्टेज है। ऐसे नहीं होता कि 220 थ्री फेज का ले लिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और लिख दिया कि 660, ऐसे नहीं है। वोल्टेज डिफरेंस, दो फेजेस के बीच का डिफरेंस लिया जा रहा है। भले ही 1-2 का डिफरेंस ले सकते हैं या 1-3 का ले सकते हैं या 2-3 का ले सकते हैं। तो वोल्टेज एक्चुअली ये दो फेज का वोल्टेज डिफरेंस ही है, भले ही थ्री फेज सिस्टम है। सिस्टम का नाम थ्री फेज है, क्यों? सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो मेन रीजन है कि जनरेशन पे 440 वोल्ट दो फेजेस के बीच में मेंटेन किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन के जो है ड्यूरेशन में या ट्रांसमिशन के दौरान अगर ड्रॉप होता भी है तो वो इसके नीचे ना चले जाए। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, तो ये जो रीजन था कि वाई थ्री फेज एसी सप्लाई इज 440 वोल्ट। थैंक यू।